लॉक वाला एक आता था घर में, उसके पास एक बड़ी छड़ी होती थी, लोग अपने घर के सामने एक वो लगाते थे घंटी टाइप की, जिसको बजा के जाता था कि टाइम हो गया आपको फैक्ट्री पहुंचना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या होता था, 1800 में सबको टाइम पे फैक्ट्री पहुंचना होता था, तो वो घंटी बजाने वाला घर आता था, जैसे अखबार वाला आता है सुबह, वो घंटी बजाता कि टाइम हो गया 6 बज गए, सब लोग उठ जाओ। ये कहाँ चले गए? कोई ये सोचे कि मेरे 4 पीढ़ियां ये जॉब करेंगी, गायब हो गई। यदि आप बात करें चाबी वाले की, वो कहे कि मेरे घर के सारे लोग चाबियां बनाते रहेंगे, तो कब तक बना पाए? पहले बहुत थी जॉब, सड़क पे सारे, आप राजवाड़ा में कहीं होंगी जहाँ चाबी बनाने वाले बैठते थे, अब कहाँ गए? सब इलेक्ट्रॉनिक बनने लगी, एक कंप्यूटर सेटअप तो बनने लगी। व्हाई आई एम डिस्कसिंग, जॉब सब बदल रहे हैं। कोरोना ने हमको सिखा दिया कि रातों रात जॉब बदला, और सरवाइव कौन किया? जो फिट था। मैं बहुत सारे नाम गुप्ता जी ने आज लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा अपना आइंस्टीन और न्यूटन। मैं डार्विन का नाम भी लेना चाहता हूँ यहाँ पर, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ये बात बहुत साल पहले बोल दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और मैं अपने स्टूडेंट से यही बोलता हूँ कि अपनी टेबल के ऊपर ये लाइन लिख के रख लो, आपको पढ़ना हो ना पढ़ना हो ये लिख लो, ओनली दोज विल सर्वाइव हु आर फिट। कई बार नेक्स्ट मॉर्निंग उठने पे कई लोग फिट नहीं होते और नहीं आते। यू आर लकी दैट यू आर फिट, दैट्स व्हाई यू आर हियर। और ये बात सब लोगों को स्वीकारना ही होगी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक बहुत बड़ी थ्योरी है। आपको अच्छी हेल्थ रखनी होगी, अच्छा खाना होगा, अच्छा सोना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करनी होगी। कल हम लोग मेंटल हेल्थ पे कल पूरा दिन हम लोगों ने बड़े प्रोग्राम किए विश्वविद्यालय में कि मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है। आप लोग कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, कितना अच्छा सोएं, कितना अच्छा खाना खाएं और कितना अच्छा सोएं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो लोग आप अपने आप कर लेंगे। पर इसीलिए मैं मास्टर ऑफ, जो आपने जब ये मास्टरिंग द रिसर्च देखा, तो मुझे लगता है कि मैं अभी पूछ रहा था, यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट्स है सर, है ना, कॉमर्स और मैनेजमेंट। एक बात जो मैं है, आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स भी है, वेरी गुड। एक बात, आर्ट्स में फाइन आर्ट भी है। अच्छा, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 3 दिवसीय हमारी एक एग्जीबिशन चल रही है आर्ट की, मृगनयनी के सामने। यदि आप लोग नहीं हो तो वहाँ जाइए जरूर, बहुत अच्छी बनी है। कपूर जी वहाँ पर थे कल हम लोग, और सभी लोगों को देखना चाहिए, स्टूडेंट्स को, आर्ट्स के। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि रिसर्च कैसी होना चाहिए। ये एक मैं आपसे जरूर कहूँगा कि मैं वैसे विज्ञान का छात्र हूँ। रिसर्च जो हो समाज उपयोगी हो, कोशिश करें कि जो लोगों को चाहिए, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, वो रिसर्च करें। आप सभी लोग, कभी कभी ये विषय बार बार आ रहा है कि हम किस चीज़ पे रिसर्च करें, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से ढूंढते हैं। कई बार विषय बाहर के भी हो सकते हैं, जो विषय हमारे समाज में जरूरी है अभी उनको करें। और हम लोगों ने एक चीज़ शुरू की है, शायद यहाँ पे आप लोग कॉमर्स में तो करना चाहिए, कि अपने आसपास की इंडस्ट्रीज का कोई कॉन्क्लेव कर लें, उनको बुला लें और उनसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों को प्रॉब्लम पूछना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखना चाहिए, और उनमें से किसी पे भी यदि कोई रिसर्च कर पाए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो समाज उपयोगी होगी, डायरेक्ट सबको फायदा होगा। इस पर बस मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग समाज उपयोगी रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। सरकार ने बहुत सारे पॉइंट बना रखे हैं कि इन पर हमें रिसर्च चाहिए। यदि आप यूनाइटेड नेशन की बात करें तो आपके गोल्स हैं ना, 17 गोल्स हैं, तो आप उन 17 गोल को एक बार पढ़ लीजिए गूगल पर, SDG गोल्स, कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो SDG गोल में आना चाहिए, तो ही वो रिसर्च है और तो ही वो काम आने वाली है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित रूप से बहुत सारी चीज़ों को हमें बताया। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर RC दीक्षित सर को कि कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें। थैंक यू दुबे जी। प्रबुद्ध मंच और मंच पर विराजित कुलगुरु डॉक्टर गोस्वामी जी, सेक्रेटरी चिमनानी साहब, अध्यक्ष गुप्ता जी, आना सिकवाल जी,
जो आज आपको मास्टरिंग द आर्ट ऑफ रिसर्च बताएंगे डीप में। संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर अवस्थी साहब, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और मिसिस गोस्वामी जो पीटीए की वजह से आज आपके सभागार में उपस्थित हैं, संस्थान के प्राध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे दिख रहा है कि विद्यार्थी भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जो टॉपिक है उसके लिए विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन ही सबसे ज्यादा होना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम है कि इसके साथ साथ ऑनलाइन भी है। विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज जो टॉपिक रखा है आर्ट ऑफ रिसर्च, मैं भी कभी जब आपके जैसे वहां बैठता था ग्रेजुएशन में या पीजी में, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो जिस दिन मैंने ग्रेजुएशन में आया था उस दिन ठान लिया था कि मैं तो प्रोफेसर बनूंगा, जो करना होगा वो करूंगा, जितनी मेहनत करनी होगी करूंगा, पर बनना प्रोफेसर है और भारत में कहीं भी मिलेगा वहां चला जाऊंगा। क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं है, मैं उतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ जितनी अच्छी हिंदी बोलता हूँ। 2 भाषाओं में पूरे भारत में गुजारा किया जा सकता है। मैंने बीएससी करने के बाद मेरे अवस्थी साहब ने कहा निश्चित रूप से मैं बिल्कुल एक ऐसे गांव का रहने वाला हूँ जहां आज भी हमसे कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ है, उतना इंटीरियर का। मैंने एमएससी, एमफिल, पीएचडी, गेट आप लोगों ने नहीं सुना होगा, साइंस वाले नहीं है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एक एग्जाम होता है जिसमें स्कॉलरशिप मिलता है। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए एक टेस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया जिसमें 50 स्टूडेंट्स लिए जाते थे। उस जमाने में 85 का मेरा एमएससी है, 86 में मैंने वो भी क्रॉस किया था। 50 में से पूरे भारत में 50 में से मैं एक था जो आगरा यूनिवर्सिटी से पास किया। और उसके बाद एमफिल किया, पीएचडी भी हो गया और प्रोफेसर की नौकरी भी मिली। आप सोचिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि जिसको जो इच्छा हो वो ही मिले। और मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर वाले पे भी विश्वास करता हूं, पक्का मानता हूं कि आपने अगर अपना बेस्ट दिया है और ऑनेस्टली अगर आपने काम किया है विद्यार्थियों, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आईएएस कौन बनता है? आप में से ही बनते हैं ना। जो मेहनत कर जाएगा बन जाएगा। शॉर्टकट मेथड कभी मत लगाइए। शॉर्टकट मेथड से आप आत्म प्रशंसा कर सकते हैं, आत्म संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, पर इस कॉम्पिटिटिव युग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। वेद व्यास जी ने कहा है आपके लिए, चूंकि बाकी बहुत सारी बातें ऐसी हो चुकी हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथे विचर अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना एक पंचरक्षण। संस्कृत है, थोड़ा सा ऊपर से क्या होगा अब बताता हूं। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। मैंने आपका जो जैसे ने कहा था ना कि गुप्ता साहब ने, कि आपके मन में कहीं न कहीं एक ललक ऐसी होनी चाहिए कि आपको कुछ करना है। तो कौवे जैसी चेष्टा, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने जब तीर मारा था ना, तो कौवे की एक आंख बंद हो गई, पर वो जिधर देखता है उस एक आंख से देख सकता है, इस आंख से भी देख सकता है और इधर करेगा तो इस आंख से देख सकता है, दिखता उसे एक ही आंख से। उसकी चेष्टा इतनी तीव्र होती है कि वो आपको कहीं से भी किधर से भी अगर कुछ हो रहा है तो वो तुरंत पहचान लेगा कि इस तरफ से मेरे ऊपर कोई बात है। तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी। बको ध्यान, बहुला,
बगुला जब मछली पकड़ने उसमें जाता है ना तालाब में, तो वो मालूम क्या करता है, इतना शांत उसमें जाता है कि पानी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिल गया तो मछली भाग जाएगी। तो ऐसा ध्यान होना चाहिए। काकचेष्टा वक्रोधन श्वान मित्र, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। अभी लोग कहते हैं कि 6 और 8 घंटे सोना चाहिए। निश्चित रूप से 6 और 8 घंटे की, क्योंकि आपको रिकूप करना है, रीएनर्जाइज होना है, जरूरी है। पर नींद कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी। आप कुछ भी फेंकिए जमीन पर, कुत्ता तुरंत उठ जाए, कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो। अल्पाहारी, नहीं तो बहुत नींद आएगी। कम खाने वाला, ग्रह त्यागी, घर का मोह ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं बताऊंगा कि मैंने क्या खोया था इस मुद्दे पे। विद्यार्थी ना इस 5 लक्षण, यही 5 लक्षण है कि विद्यार्थी अपने को लेकर के चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है आज की डेट में कि आपको आज का जो युग है, जो अपडेट है, जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि पहले पीसीओ थे, अरे अकेले मोबाइल ने सिर्फ पीसीओ नहीं, पीसीओ बंद करा दिए, रेडियो बंद करा दिए, गाने भी सुन लेते हैं, घड़ी बंद करा दी, घड़ी भी दिख जाती है, अलार्म बंद करा दिए, क्या क्या नहीं बंद करा दिया अकेले मोबाइल ने। लेकिन याद रखिए, आपने अपनी नींद भी खो दी। उसका जो रेडिएशन है ना, जो आप अपने अंदर सिर के नीचे रख करके मोबाइल सोते होते एडिक्ट हो गए हैं, तो कृपया उससे थोड़ा सा अपने को संभाल के रहिए कि जो रेडिएशन आ रहा है ना, वो रेडिएशन बहुत हार्मफुल है। लोग जिम में मोबाइल डाल के चलते हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल टू हार्ट, तो रेडिएशन सीधे आ रहा है। तो साइंस का आदमी या आप लोग भी, ये तो जनरल चीजें हैं, सभी समझ सकते हैं इसको। तो अब आपके ऊपर है कि अपडेटेड रहिए और अच्छा करिए। किसी एक कोने में आपको अपनी एक ये जिज्ञासा जरूर रखनी पड़ेगी कि हमें बनना क्या है। मैं जहां तक देखता हूं, जो सोच के चलता हूं कि आज क्या बोलूंगा, पर पता लगाएगा उसके बाद हमारा ट्रेंड बदल जाता है, तो ये ऑडियंस के हिसाब से बोलना पड़ता है। अब स्थिति ये है कि हमको चाहिए तो आईएएस, पर हम मेहनत नहीं करते हैं 4 घंटे की। सर मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। 12th मैंने जब किया था तो मेरा 66% था, क्योंकि वहां हमारे पास कोई कंपटीशन था ही नहीं। आई वॉज द हाईएस्ट वन। जब मैं बीएससी में पहुंचा फर्स्ट ईयर में, तो सर मेरे सामने एक जो स्टूडेंट था वो 72% वाला था, तो हमारा टारगेट 70 हो गया। हमने 70%, एग्जैक्ट 70% हमने बनाया। लेकिन जो 72% वाला था उसका कितना परसेंट बना? हम हमारे गुरुजी जो मैथमेटिक्स के थे हेड, उनको बहुत मानते थे। उनके पास गए, पहुंच गए तो वो पीछे हट गए। बोले क्यों? मैंने कहा सर 70 मेरा टारगेट था, 70 बन गया। बोले आपको मालूम है अजय जी कितने हैं? हम नहीं मालूम। बोले उसके 83 है। तो हमने पहुंच पाइए सर, अगली साल उसको भी बीट करूंगा। और सच बोल रहा हूं, नेक्स्ट ईयर मैंने सब कुछ जो मेरा था सब लगा दिया। सुबह से शाम तक कितने घंटे पढ़ सकते थे? आप लोगों से अगर पूछे तो मेरी पढ़ाई होती थी कॉलेज के बाद 12 से 14 घंटे, कॉलेज छोड़ करके। आउट ऑफ 450 उसके 364 थे और मेरे 370। तो सोचना आपको है। और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं सर, हमारे बच्चों में और हमारे देश में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो अब जैन जी का नाम खूब चल रहा है, तो सबसे ज्यादा तो यही है। और इनमें हर कुछ कर गुजरने की ताकत है, शक्ति है। और दुर्भाग्य ये है
कि हनुमान जी जैसी इनको जो इनकी शक्ति है वो याद नहीं रहती है, उसको याद दिलाना पड़ेगा आपको बीच बीच में। इन संस्थाओं से मैं जब भी जाता हूं तो लोगों से एक ही बात करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को आप थोड़ा इंस्पायर करिए। क्लास में 40 मिनट की है ना, 5 मिनट अगर आप निकाल लें और उनको इंस्पिरेशन के लिए बोलें तो इनमें वो सब कुछ करने की शक्ति है कि जो ये कर गुजर सकते हैं, कर दिखा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों से एक ही गुजारिश करते हैं, शॉर्टकट ना मान करके, ना ले करके, वास्तव में अपने किसी एक कोने में जरूर चलाइए कि आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है। और अगर आप अपना सर्वस्व देते हैं, बेस्ट करते हैं, तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और मैंने जो उस साल 14 घंटे की मेहनत शुरू किया ना, तो वो मेरी आदत बन गई। मैंने एमएससी आगरा यूनिवर्सिटी टॉप किया 85 में, एमफिल किया, तभी तो गेट नेट सेट सब कुछ पाए। मैं यहाँ जनरल पीएचडी हुआ, मैं जनरल पीएचडी क्रॉस किया हुआ हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पीएचडी हुई, मैंने वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पीएचडी है क्रॉस की है। जनरल पीएचडी करने के बाद इसलिए नहीं किया कि मुझे तो प्रोफेसर रहना था, और मैं प्रोफेसर बन गया था। आज जहां खड़ा हूं ना, जिस पद पर बैठा हूं, मेरे से कम इंदौर शहर में, डिवीजन में नहीं, इंदौर शहर में मुझसे 50 प्रोफेसर सीनियर होंगे। पर मैं मेरा काम मेरी पूरी शिद्दत से पूरा समय देकर के करता हूं। और थोड़ी देर पहले आपके गुप्ता जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने होलकर का एक इवेंट बताया था एक, तो मैंने कहा मेरा ये सिद्धांत कभी नहीं रहता है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन भी किया होलकर कॉलेज में। वो बोले कि 15 दिन में टीसी देने की बात कर रहे थे 1977 में, मैं आधे घंटे में टीसी देता था विद्यार्थी को। मैं कहता था आपकी प्रॉब्लम है, यू कम टू मी, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं, मैं नियमों का हवाला देकर के आपको परेशान नहीं करूंगा, और आज भी नहीं करता हूं। कितने 250 कॉलेज करीब है प्राइवेट इंदौर शहर में, लगभग मैंने सारे कॉलेज घूम लिए हैं एक एक करके, क्योंकि इंस्पेक्शन करने तो जाना ही पड़ता है। लगभग सारे कॉलेज देख लिए हैं, अभी 1 साल की मेरी नौकरी हुई है इधर, पर मैं परेशान किसी को नहीं करता हूं। किस मुद्दे पे? हाँ, विद्यार्थियों के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मैं छोड़ता हूं। मेरा मेन उद्देश्य जो है वो है विद्यार्थी का उत्थान। विद्यार्थियों को अगर आप उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करते हो ढंग से, सारी व्यवस्थाएं अगर होती हैं जो उनके रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर करते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। मैं मैनेजमेंट के उसमें आया था, 2-3 ही शायद कॉलेज ऐसे मिले हैं मुझे अभी तक जिनमें मुझे सब्जेक्ट टू नीचे नहीं लिखना पड़ा है। सब्जेक्ट टू दिस, मैंने ये होल्ड करने पर इनको एफिलिएशन परमिशन दी है। उनमें से एक बेस्ट ट्रस्ट के महाविद्यालय भी है। तो चूंकि ये साइंस की संगोष्ठी नहीं है, रिसर्च की संगोष्ठी है, इसलिए मैं साइंस पे मैं तो खुद फिजिक्स का आदमी हूँ और साइंस पे चर्चा करने में बहुत अच्छा लगता है। परंतु हम जब वहां बैठते थे तब हमें समझ में नहीं आता था कि हमें प्रोफेसर बनना तो पीएचडी करेंगे कैसे। और जब समझ में आया, आप लोगों को बहुत आप खुशकिस्मत हैं कि ऐसे विषय पर संगोष्ठी रख करके और आपको बताने जा रहे हैं कि रिसर्च का मेन मकसद क्या है और रिसर्च को कैसे किया जा सकता है। कुछ आप यूजी के होंगे, कुछ पीजी के होंगे। मैं तो सच बोलता हूं कि मुझे एमएससी करने तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि पीएचडी होती कैसे। और जब पीएचडी में रम गया, काम करने लग गया, क्योंकि मैं सीएसआईआर प्रोसेस में कर चुका था, तो उसके तहत मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। 86 में स्कॉलरशिप होती थी 10,000 रुपए। तो पता लगता था कि मैं शाम को मैं आर्टिफिशियल नाइट करके अपने कमरे को यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता था, आर्टिफिशियल नाइट करके बैठता था। मैंने सारे क्लास पर पेपर चिपका देता था और लाइट जला करके पढ़ता था। मुझे पता ही नहीं लगता था कि शाम से मैं जो किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूं और वो पूरा नहीं हो पा रहा है,
तो सुबह को दोस्त मेरी कुंडी बजाता था, मैं खुलता था, क्यों? अरे बोले चाय पीने नहीं चलना, सुबह को 7 बजे चाय पीने जा रहे, तुम्हें क्या सुबह हो गई क्या? बोले हाँ भाई सुबह हो गई, चल चाय पीने। तो रात भर कल पता नहीं लगता था किधर से रात निकल गई। तो ऐसी मेहनत अगर आप करेंगे तो मैं नहीं सोचता हूं कि आपको कोई रोक सकता है, पर शर्त यही है ईमानदारी से हम मेहनत करें। मैं और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इकबाल साहब बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। आयोजकों को और सभी जो प्रबंधन के लोग हैं उनको मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि विद्यार्थियों के साथ, केवल विद्यार्थियों के साथ मुझे बुलाइए जहां भी जाते हैं हम, क्योंकि आप जब तक इनको इंस्पायर नहीं करेंगे, और मैं सच बोलता हूं, आपको कुर्सी पे नहीं, आपके टो पे आपको खड़ा कर दूंगा, इतनी ताकत रखता हूं। आपको समझ में आएगा कि मैं बात करने का, तो उस समय बात करेंगे। और आज जो आप रिसर्च के जो पॉइंट्स, जो चीज निकल के आए, उसको कहीं ना कहीं आप पब्लिश जरूर करें। पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ई जर्नल और ई का नाम आपका हार्ड कॉपी में, और वो ई फॉर्म में उसको रख करके अपनी वेबसाइट पे डाल दें। तो कम से कम जो अच्छे पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे जिनसे कि बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट को देखें या कोई जनरल वेबसाइट है तो उस पर डाल दें, जिससे कि बाकी लोग भी उससे लाभान्वित हों। और एक बार पुनः सबको साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभवों को हमारे साथ साझा करके और एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा रिसर्च को लेकर हमें प्रदान की है। उद्घाटन सत्र के पश्चात हमारा प्रथम सत्र होगा, जिसमें डॉक्टर अनस इकबाल सर आज के विषय प्रवर्तक के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे और मास्टरिंग द आर्ट ऑफ रिसर्च शीर्षक से हमें रूबरू करवाएंगे, रिसर्च की गहराइयों से हमें अवगत कराएंगे। कार्यक्रम अभी उद्घाटन सत्र के अंतिम पड़ाव में आज के इस कार्यक्रम की स्मृतियों को सहेजकर प्रतीकात्मक रूप से हमारे अतिथियों को प्रदान करने हेतु श्री अधीर जी अग्रवाल एवं श्री शम्मी कपूर जी से के साथ समस्त मंचासीन महानुभावों से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टर आरसी दीक्षित सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मेरा पुनः आप अधीर जी अग्रवाल साहब और शम्मी कपूर जी साहब सहित सभी मंचासीन महानुभावों से आग्रह है कि हमारे आज के विशेष अतिथि डॉक्टर योगेश जी गोस्वामी साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मेरा आप सभी महानुभावों से पुनः आग्रह है कि हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर एस.एम. इकबाल सर को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक सूचना है कि अभी औपचारिक उद्घाटन सत्र के बाद हमारा प्रथम सत्र होगा, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर इकबाल सर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम सभी को आज के विषय का प्रवर्तन वो करेंगे हम सबके मध्य में। अतः सभी सहभागी यही आभार के पश्चात भी यहीं पर उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र की अंतिम कड़ी में मेरा आज के इस सेमिनार के समन्वयक और वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर विभोर एरन सर से आग्रह है कि वे आभार व्यक्त करने हेतु उपस्थित हों।
श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज और NDLI क्लब IIT खड़गपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सेमिनार में आप सभी का उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर RC दीक्षित सर का, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग इंदौर संभाग। जो सर ने बात कही थी उसी को बताऊंगा कि एक छोटा सा घटना घटित हुई थी। कल हम सर को जब इन्वाइट करने गए थे तो सर ने कहा कि जो भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए वो विद्यार्थियों के हित के लिए होना चाहिए। एक विद्यार्थी थी जो स्पोर्ट्स वाली थी और कुछ सर्टिफिकेट्स के लिए परेशान हो गई थी कि ये साइन कौन करेगा, स्पोर्ट्स ऑफिसर अवेलेबल नहीं। सर का ये कहना था सर्टिफिकेट लेकर आओ, साइन मैं करूंगा और तुमको परमिशन मैं दिलवाऊंगा, बाकी सब तुम अपनी तरफ से मैनेज कर लेना। पेपर्स के बिना के ऊपर तुम्हारी एलिजिबिलिटी कैंसिल नहीं होगी। ये वहाँ पर मौजूद सर ने उसी समय पर उसका निराकरण करा है और ऐसा पहले भी होते रहा है। 15 साल पहले हमें हमारे कॉलेज का जो वेरिफिकेशन कराना रहता था वो होलकर कॉलेज से हमारा नोडल सेंटर था और वो प्रोसेस होती थी 1, 1.5, 2 घंटे तो नॉर्मल लगते थे क्योंकि साइट नहीं चलती थी। सर का कहना रहता था कि डॉक्यूमेंट्स मेरे को देके चले जाओ, यदि कोई कमी होगी तो बता दूंगा और नहीं तो तुम्हारा वेरिफिकेशन ऑनलाइन